और एमआईएम को जिता करके विधानसभा बेचेगी। हमारे बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक सपना है कि जिस तरह से हैदराबाद में वो अमन और चमन लाए हैं, उसी तरह से इस सीमांचल के किशनगंज में भी अमन चमन लाएंगे। कांग्रेस को ये बताना होगा कि आपने इतने दिन सरकार में रहे, किशनगंज के लिए आपने क्या किया। आरजेडी को बताना पड़ेगा कि आप जो सरकार में रहे, आपने किशनगंज के लिए क्या किया। जनता दल यू भाजपा की सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप इतने दिन सरकार में रहे, आपने किशनगंज के क्या किया। कांग्रेस कितने दिनों सत्ता में रहे, आरजेडी कितने दिनों सत्ता में रहे, और जनता दल यू नीतीश बाबू लगभग 20 साल से आज जो है सत्ता में है कि किशनगंज शहर में कम से कम 10 डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं अगर विधानसभा पहुंचा तो मैं 5 तो डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह जरूर खोलूंगा अपने शहर के में। मुझे विश्वास है पूरा कि 100% मुझे किशनगंज विधानसभा से एमआईएम का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले लगभग छोटी बड़ी सभी पार्टियां जो है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए या फिर सरकार में अपनी जगह हासिल करने के लिए हर तरह से तैयारियों में लग गए हैं। सवाल यही रहता है हमेशा से कि चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के नेता को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पार्टी के नेता आला कमान तय करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एआईएमआईएम के, तो लगभग जहाँ भी एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव से पहले कई दावेदार मैदान में आ जाते हैं, एक दूसरे के टक्कर में आ जाते हैं। इसमें शायद पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे ना टिकट दिया जाए। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान के तौर पर एआईएमआईएम के बिहार कोषाध्यक्ष इशाक आलम साहब है और साथ ही साथ किशनगंज विधानसभा से एआईएमआईएम के तरफ से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद है और टिकट के लिए मजबूत दावेदार भी है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए ना बल्कि किशनगंज पूरे विधानसभा क्षेत्रों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह के कंट्रीब्यूशन दिए हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले एक एग्ज़ाम है, इम्तिहान है, परीक्षा है, जिसे देने के लिए हमें टिकट मिलना यानी हॉल टिकट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कई सवालों के ज़रिए हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उनकी तैयारियां हैं और किस तरह पार्टी की नज़र उन पर है। क्या आने वाले समय में पार्टी उन पर भरोसा करके किशनगंज जैसे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आपके व्यूअर्स का भी स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह आप टिकट के दावेदार हैं, उम्मीद कितनी है और तैयारियां कितनी है? 100% उम्मीद है कि टिकट, इसलिए कि हमारा हक है और हमने पार्टी के पीछे जो कंट्रीब्यूशन किया है पार्टी के लिए, और जब से पार्टी यहाँ आई है, मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से छोड़ करके और एमआईएम के साथ तब से हूँ, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ। ईमानदारी का इनाम तो मिलेगा ही। मुझे विश्वास है पूरा कि 100% मुझे किशनगंज विधानसभा से एमआईएम का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। जैसे किशनगंज विधानसभा दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में मुख्तलिफ है, अलग है। यहाँ पे पूरा जो इंफ्रा से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, यहाँ सारी चीज़ें अलग है। और जब आप कहा कि आपको पूरा यकीन है कि पार्टी आप पर एतमाद करके टिकट देगी, तो उससे जो है आप खुद के तरफ से किस तरह की तैयारियाँ किए हैं या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो लगभग 28 साल से राजनीति में हूँ और लगभग कांग्रेस का 10 साल जिला अध्यक्ष रहा और एमआईएम में 9 साल जिला अध्यक्ष रहा, 1 साल से प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ पूरे बिहार का। तो कहीं ना कहीं मैंने पार्टी स्तर पे और पार्टी को ज़मीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए दिन रात एक करके मैं मजबूत किया हूँ। और पिछले लगातार 10 सालों से पार्टी को ज़मीनी, 2015 में जब पार्टी आई तब से लगातार कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। 2015 में अचानक पार्टी आई और चुनाव लड़ा, हमें उस समय कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनके लगभग 4 सालों के बाद बाई इलेक्शन हुई और बाई इलेक्शन में सबसे पहला सीट हम लोगों ने किशनगंज सीट ही जीता, जो मेरे अध्यक्षता में ही हुआ। उसके बाद फिर 2020 में 5 सीट जीती, वो भी मेरे अध्यक्षता में ही है और हमारे जनाब अख्तर उल ईमान साहब के नेतृत्व में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में मजबूती के साथ इस बार 2025 का चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर से
चूँकि पहले हम लोग सिर्फ सीमांचल तक ही थे, अभी सीमांचल के अलावा हम लोग पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों से हम लोग अपना कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि मैं अपना विधानसभा की बात करना चाहता हूँ, मैं अपने विधानसभा में 2015 से लगातार काम कर रहा हूँ एमआईएम के तौर पे, और एमआईएम के एक एक गांव में जा कर के मैंने मेंबर बनाने का और लोगों को जोड़ने का काम किया है। सभी लोगों को पदाधिकारी बनाया है, प्रखंड से लेकर के जिला तक सभी लोगों को संगठन रूप से ढांचा में ढाला है, और हर लोग मेरे संगठन के पीरियड में मजबूती के साथ काम किए हैं। और अब चूँकि प्रदेश की जिम्मेदारी है तो मैं पूरे बिहार में काम कर रहा हूँ। अपने विधानसभा में जो भी किशनगंज से संबंधित किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी मामले को लेकर के जब भी कोई आए हों, मैं हर तरह से उनको मदद करने की कोशिश किया हूँ। और जहाँ भी किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स हुए हों, चाहे रोड के प्रॉब्लम्स हों, चाहे नदी नाले के प्रॉब्लम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम्स हो, जो हमारी हैसियत और हमारे हैसियत के मुताबिक जो लड़ाई लड़ सकते थे वो मैंने कोशिश की है। इंशाल्लाह आने वाले समय में अगर विधानसभा पहुंचता हूं तो चूँकि आज़ादी के बाद से आज तक हमारा किशनगंज का इतिहास में सबसे पिछड़े हुए ज़िले के रूप में हम गिनती होते हैं। इस दंश को हम लोग ख़त्म करेंगे, इस दर्द को हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि किशनगंज तारीख में जब आज़ादी से पहले किशनगंज का नाम पूरी दुनिया में गिना जाता था, और यहाँ से बाहर के अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बर्मा से, बड़े बड़े कंट्री से यहाँ व्यापारी आते थे। लेकिन आज किशनगंज की ये स्थिति हुई कि हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर पलायन करके काम करने पे जाने पे मजबूर होना पड़ता है। हर घर से 2-4 बच्चे दिल्ली और पंजाब की धरतियों पर काम कर रहे हैं, वरना यहाँ हम खेत जोत करके हम अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नौजवान पीढ़ी हैं उनको एजुकेशन के लिए जो हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो स्कूल कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि आज इतने बड़े ज़िले में सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज हैं, कितने अफसोस की बात है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जनप्रतिनिधियों को से जवाब चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों ने आज़ादी के से लेकर के आज तक आपको झोलिया भर भर के वोट दिया, आखिर दोबारा आप किस मुंह से हमारे पास आना चाहते हैं। और जनता भी इस बार इंशाल्लाह जवाब देगी, क्योंकि किशनगंज का विकास और किशनगंज में जो शैक्षणिक माहौल आप लोगों ने पैदा किया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे धकेलने का काम किया है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि एआईएमआईएम को 2015 से लेकर अब तक मजबूत करने के लिए, चुनाव में कामयाबी दिलाने के लिए, और अब सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पार्टी को लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहिए, आपने हर तरह से कंट्रीब्यूशन दिए। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आपके पार्टी से ही जो है कहीं से नेता निकले, कहीं से दावेदार निकले कि उनसे काबिल मैं ज़्यादा हूँ, उनसे समझदार मैं ज़्यादा हूँ, मौका मुझे मिलना चाहिए, टिकट मुझे मिलनी चाहिए। तो अपने पार्टी के जो आपके विरोधी है, जिन्हें लगता है कि आपको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोई ख़ास पैगाम देना चाहे ताकि चुनाव बेहतर तरीके से हो और आपको कामयाबी मिले? देखिए, वो कोई विरोधी नहीं है मेरे, वो सब मेरे भाई हैं। और जब एक परिवार में, आप भी जानते होंगे कि जब एक परिवार में 4 भाई रहते हैं तो 4 भाई अपने अपने तरीके से जदोजहद करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन चारों भाई हम लोग फिर एक ही रहते हैं और वो एक ही माँ बाप के हैं। और ये हमारा परिवार है, एमआईएम परिवार है, और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो हमारे भाई हैं। और जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग तन मन धन से एकजुट होकर के हम लोगों ने आज़म किया है कि तन मन धन से मजबूती के साथ हम लोग मदद करेंगे। मजबूती के साथ हमारा कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग पार्टी के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं। कोई भी इसाक आलम के अलावा कोई भी आलम अगर गांव में आप घूम रहे हैं और पार्टी के 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, अगर कल इसाक आलम को अगर पार्टी टिकट देती है तो वो 10 के 10 लोग तो हमारे ही काम आएंगे ना। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को मैं साथ में लेकर के एकजुटता के साथ चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह, ये मैं वादा करता हूं। और हमारे बीच कोई तरह की लड़ाई नहीं होगी और मैं उन लोगों को अपने से ज़्यादा उन पर विश्वास करूंगा। जिससे आपने कहा कि मैं सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ूंगा, तो यकीनन चुनाव लड़ने से पहले पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो, उसके बाद जो कैंडिडेट है उनके तरफ से मैनिफेस्टो, और आप पिछले 25-30 साल से राजनीति में होने के नाते बखूबी आप यहाँ के तमाम इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, समस्या को बेहतर समझते हैं। तो क्या चुनाव लड़ने से पहले आपने किसी भी तरह की रणनीति बनाई जिसके तहत आप लोगों से वोट मांग सकते हैं? जी हाँ, रणनीति बनाया मैंने, हमारी काफ़ी रणनीति है। और रणनीति तो कुछ गोपनीय भी होती है और कुछ आम रणनीति भी होती है। तो गोपनीय रणनीति बताई नहीं जाती है,
आम रणनीति यह है कि हम लोगों के बीच में जा कर के लोगों को अपनी पार्टी के साथ साथ जोड़ रहे हैं और उनकी जन समस्याओं को लेकर के हम जहाँ तक हो रहा है उनके प्रॉब्लम्स को लेकर के उनको सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कोई पद में नहीं हूँ, पार्टी की जिम्मेदारी के साथ हूँ, लेकिन इस पद में भी रहते हुए, मैं संगठन के पद में भी रहते हुए, मैं जहाँ तक प्रशासनिक स्तर से हो, थाना पुलिस जो भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, कहीं भी किसी भी तरह का मसला हो, कहीं हमारे बाहर में जो हमारे भाई पढ़ रहे हों, जो हमारे भाई मजदूरी के लिए कामकाज की तलाश में बाहर में हो, विदेश में हो, कहीं भी जहाँ भी जिस तरह की मदद की उन लोगों ने ख्वाहिशात जाहिर की है, कभी भी उन्होंने हमको फ़ोन किया है, मैं हर समय उनके लिए तन मन धन से साथ में हूँ और हर तरह से मदद करता हूँ। साथ ही साथ इलाके में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उन सब में मैं पूरी भागीदारी के साथ उनसे मिलता जुलता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि जहाँ जिस तरह की भी ज़रूरत होती है, इशाक आलम साहब हमेशा जो है तैयार रहते हैं उन्हें मदद पहुंचाने की। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि किशनगंज पूरा डिस्ट्रिक्ट है और ये किशनगंज जो है विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर गांव है, नदी है, नाले हैं और हर तरह की जो है मुसीबत है, लेकिन यहाँ पर उन जगहों से बेहतर है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर के आप किस तरह के स्टैंड लेंगे ताकि यहाँ से जो है जो गांव देहात के बच्चे हैं इंस्पिरेशन मोटिवेशन हासिल कर सके और वो भी अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए स्टडी या फिर एजुकेशन हासिल करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी सवाल की, क्योंकि ये ज़िला मुख्यालय भी है और 4 विधानसभा का मुख्यालय है। 4 क्या कहिए 6, क्योंकि अमोर और बायसी के लोग भी हमारे किशनगंज से ही जुड़े हुए हैं और छोटे छोटे मार्केटिंग करने के लिए भी किसान ही आते हैं। तो हम लोगों की ये इच्छा है, चूँकि मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे जितने भी पूर्वज, हमारे जितने भी भाई लोग हमारे विधानसभा और लोकसभा में गए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिए काम नहीं किया। आज देखिए हमारे यहाँ सिर्फ किशनगंज ज़िले में सिर्फ 1 डिग्री कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की मैं गिनती नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है, 1 डिग्री कॉलेज है। अब आप बताइए कि पूरे ज़िले के लोग अगर यहाँ आ रहे हैं, आ करके यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो हम कैसे उनको कॉलेज मुहैया करा सकते हैं, कैसे उनका? तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश है जो हमारे बच्चों को आगे पढ़ने नहीं देना चाहती है। अब जिनके पास संसाधन है, जिनके पास पैसे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, मीडियम वर्ग के तबका है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इंटर करने के बाद थोड़ी बहुत अगर किसी तरीके से ग्रेजुएशन तक जाते हैं, लेकिन अच्छे पोस्ट पे कभी नहीं जा पा रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं होने के कारण हमारे यहाँ IAS IPS की और हमारे यहाँ बड़े बड़े अफसरों की, डॉक्टर इंजीनियर की सबसे ज़्यादा कमी है। आज बिहार और यूपी का आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा IAS और IPS जो है बिहार यूपी से ही है, लेकिन बिहार में सबसे पिछड़े हुए ज़िले के रूप में किशनगंज है। सबसे कम, और सबसे कम क्या बिल्कुल ही कम, ना के बराबर यहाँ IAS IPS है। जब तक हमारे समाज से, हर गांव से, हर पंचायत से एक IAS IPS बन के नहीं जाते हैं, तब तक हमारा समाज का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि नेता हम लोग तो 5 साल या 10 साल जीत सकते हैं और जाकर के विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन एक प्रशासनिक पदाधिकारी, एक अफसर अपने समाज के लोगों के साथ साथ पूरे देश और दुनिया का काम कर सकता है वो। और अगर आपके गांव से अगर कोई IAS अगर बन गया है तो पूरा गांव का आपका कल्याण हो सकता है, पूरे लोगों का एजुकेशन हो सकता है। इसलिए मैं अपने बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेरा अज़्म है यहाँ पे कि किशनगंज शहर में कम से कम 10 डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं अगर विधानसभा पहुंचा तो मैं 5 तो डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह ज़रूर खोलूंगा अपने शहर के में, और बाकी पोठिया में भी 5 खोलूंगा, ताकि हमारे वहाँ के बच्चे और किशनगंज के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन हो सके। हमारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने को मजबूर नहीं होने पड़े, और कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट भी और IAS इंस्टीट्यूट भी जिसकी कोचिंग वगैरह होती है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पहल करके यहाँ पे खुलाने का काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चे कोटा और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जा कर के जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ाई हम लोग किशनगंज में ही देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे नहीं और समाज आपका बढ़ेगा नहीं। जैसे अभी आपने पढ़ाई को लेकर सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इंशाल्लाह उम्मीद भी रहेगी अगर आप विधायक बन जाते हैं तो। देखिए अभी जो है एक मुद्दा है, एक वो कि पलायन का, दूसरा रोज़गार का। जो पार्टी 25-30 साल राज की मुख्यमंत्री रहे, हुकूमत में रही
और जो पार्टी पिछले 25 साल से या 20 साल से एनडीए या फिर गठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जो है कमान को संभाले हुए हैं, आज जो है छोटी बड़ी तमाम पार्टियां यही मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार में रोज़गार नहीं है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। तो मानिए कि AIMIM पार्टी इन मुद्दों को किस नज़र से देखती है और किसी तरह के सॉल्यूशन है ताकि यहाँ के लोगों को एक क्लियर विज़न मिल सके? देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तारीख और हिस्टोरी आप उलट के देख लीजिए। कांग्रेस कितने दिनों सत्ता में रही, RJD कितने दिनों सत्ता में रही, और जनता दल यू नीतीश बाबू लगभग 20 साल से आज जो है सत्ता में है। आज भी अगर वो आकर के आपको बोलेंगे कि हम यहाँ पे पलायन को रोकेंगे, हम यहाँ पे काम देंगे, तो कितने अफसोस की बात है। आपको तो ये बताना होगा कि आपने क्या काम किया। कांग्रेस को ये बताना होगा कि आपने इतने दिन सरकार में रहे, किशनगंज के लिए आपने क्या किया। RJD को बताना पड़ेगा कि आप जो सरकार में रहे, आपने किशनगंज के लिए क्या किया। जनता दल यू भाजपा की सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप इतने दिन सरकार में रहे, आपने किशनगंज के क्या किया। इसलिए जनता को उनसे जवाब मांगना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप किशनगंज के लिए, विकास के लिए क्या किए, पलायन के लिए, आपने पलायन रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया। 2017 में जब कोरोना आया था तो मुझे रोना आता था हमारे बच्चों पे, जो हमारे बाहर में रहते थे, कितनी मुश्किलों के सामना से वो किशनगंज पहुँचे थे, कितनी दिक्कतों से पहुँचे थे हमारे भाई लोग। तो अब आप सोचिए कि ये भाजपा का ही दौर था और नीतीश बाबू का ही दौर था। ऐसे लोगों के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस बार जनता उन लोगों से जवाब मांगे, और हम लोग इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक सपना है कि जिस तरह से हैदराबाद में वो अमन और चमन लाए हैं, उसी तरह से इस सीमांचल के किशनगंज में भी अमन चमन लाएंगे। आप उनका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह किशनगंज में भी हम लोग हैदराबाद की हरियाली, हैदराबाद का रोजगार और हैदराबाद का काम और हैदराबाद की शिक्षा यहाँ पे लागू करेंगे, और यहाँ के बच्चों को न पढ़ने के लिए बाहर जाना होगा, न यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर जाना होगा। ये कोशिश हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ के बिजनेस तबकात को भी यहाँ पे मदद करने की हर कोशिश की जाएगी ताकि बिजनेस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। आज देखिए हैदराबाद में 80 से 90% जो है गैर मुस्लिम बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, कभी उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं आई। मारवाड़ी हैं, गुजराती लोग हैं। उसी तरह से किशनगंज में भी जो है यहाँ पे मारवाड़ी लोग काफ़ी हैं, हम लोग हर तरह से उनको मदद करते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे भी कम्युनिटी, हमारे भी सुरजापुरी समाज से, हमारे सिरसाबादी समाज से लोग आगे बढ़ के आगे आए और आ करके हमारे छोटे छोटे व्यापार और बिजनेस में आगे बढ़े। इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनके लिए आगे अपना आने वाले समय में पूरी कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह पिछले दिनों भी मैंने कोशिश करके बहुत सारे लोगों को जहाँ तक हो ऋण रोजगार वगैरह के लिए हमने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। लेकिन जब मैं पद में आ जाऊंगा तो मेरी एक ताकत होगी और इंशाल्लाह उनके लिए हर तरह का काम करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे आप हर तरह से जो है अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जब मानिए कि आपको टिकट मिल जाती है और जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जाएंगे तो यकीनन अलग अलग पार्टी से आपके खिलाफ अलग अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पर भी अभी वर्तमान का विधायक है। तो अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट से या फिर जो अभी वर्तमान में विधायक है उनसे आप किस तरह के जो है कोई पैगाम या मैसेज या किसी भी तरह के शिकवा गिला जो आप बयां करना चाहेंगे? ये तो जनता पूछेगी उनसे, मुझे क्या पूछना है। मैं तो अपनी खूबी और अपनी पार्टी की खूबी और अपने जो योजना है वो बताऊंगा। हमारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे अदर पार्टियों के, उनसे जवाब तलब करेगी जनता, क्योंकि वो सभी लोग सरकार में रहे हैं, चाहे भाजपा और एनडीए जनता दल यू की सरकार हो, चाहे RJD और कांग्रेस की सरकार हो। मुख्य रूप से यही तीन पार्टी है यहाँ पे, और यही तीन पार्टी की लड़ाई होती है, एनडीए गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की और MIM की। तो इंशाल्लाह इस बार जो है उन लोगों से जनता जवाब तलब करेगी और MIM को जिता करके विधानसभा भेजेगी। हमारे बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी इंशाल्लाह। जैसे अभी आपने कहा कि उनसे किसी भी तरह का सवाल जवाब जो है वो जनता करेगी, वक्त आने पर जनता जवाब देगी। तो चुनाव में पार्टी के लिए, नेता के लिए जनता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब आप हर तरह से कमर कस करके जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं, तो किशनगंज साथ ही साथ सीमांचल या पूरे बिहार की जनता को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे जिससे वो एकजुट रहे, एक जगह बंधे हुए रहे और एक मिशन और विज़न के साथ AIMIM पार्टी को सपोर्ट करे? बिल्कुल, मैं तो बस यही जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी MIM के और थर्ड फ्रंट के होंगे, आप लोग सब लोग मिल कर के उनको कामयाब कीजिए
और इंशाअल्लाह हम नया बिहार बनाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि पूरे बिहार में अमन चैन, चूँकि हमने लालू जी की सरकार भी देखी और उनका घोटाला की सरकार भी देखी, और अभी हमारे नीतीश बाबू की अफसरशाही और पुलिस जुल्म का सरकार भी देख रहे हैं। SIR जैसे मुद्दे ला करके हमारे लोगों को NRC बैकडोर से लाने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं हमारे इस इलाके के लोगों को जो है विदेशी और बांग्लादेशी और इस तरह से कल भी भाजपा के द्वारा एक चिट्ठी दी गई है हमारे इलेक्शन कमिश्नर को कि किशनगंज में जो है तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान और सिरसावादी को बाज़ाब्ता नाम लेकर के उन्होंने चिट्ठी भेजा है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, और हम साथ साथ उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, हमारे सिरसावादी समुदाय से भी पूछना चाहता हूँ, हमारे सुरजापुरी समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, सभी हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि हमारे किशनगंज में गंगा जमनी तहजीब है और इस तरह का माहौल अगर क्रिएट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। और जो भी इन पार्टियों में हैं वो नेता लोग, उन लोगों से आप जवाब तलब कीजिए। और मैं उन सभी नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उन पार्टियों को छोड़ करके MIM में आइए, तन मन धन से भरपूर हम गले लगा के आपका सहयोग करेंगे। जैसे अभी आपने SIR के बारे में कहा, तो जब से बिहार में SIR लागू किया गया उसके मद्देनज़र उसके तहत जो है आगे चलकर इंडिया गठबंधन के तरफ से राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा को AIMIM किस नज़र से देखती है? या वाकई ये लोगों की भलाई की यात्रा है या फिर चुनाव से पहले कोई मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है? बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं मैं तो चुनावी स्टंट समझता हूँ, क्योंकि अगर आप हमारे लोगों को अगर भला करना चाहते तो आप ब्लॉक में बैठते, आप CO और BDO के चैम्बर के बगल में अपना कैंप लगाते और वहाँ पे अपने विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ में वहाँ बोलते कि आप जाके बैठिए। क्यों नहीं हमारे लोगों का SIR में वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? क्यों हमारे लोगों का 2-2 महीना तक निवासी रोक दिया गया? क्यों हमारे लोगों का जाति और आधार में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों रोक दिया गया? तो ये जवाब तो जनता पूछेगी ना। आखिर आप बिहार यात्रा कर रहे हैं, बिहार यात्रा करने से हमारे जनता और SIR और जो वोटर छूट गए हैं उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? अभी तो विधानसभा में वो नाम कट गया उनका ना, अभी तो प्रॉब्लम्स आ गई ना उनके लिए। आप तो हल्ला करते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका आप नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि आप सिर्फ माइक घुमा करके और वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं आप बैकडोर से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वोटर्स का नाम तो कट रहा है और उनको निवासी नहीं दिया जा रहा है। निवासी देना नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आप जवाब तलब कीजिए कि क्यों नहीं निवासी दिया जा रहा है। क्यों 2-2 महीने से जो है हमारे यहाँ के सभी जो CO के जो ये थे आपको जिससे निवासी निकलता है उनका उसको कैसे क्यों लॉक कर दिया गया? तो ये सब चीज़ हम लोग पूछना चाहते हैं हमारे लोगों से, हमारे इन नेताओं से, कि वोटर अधिकार यात्रा के साथ साथ आपको प्रखंड मुख्यालय में भी बैठना चाहिए, लोगों की जन समस्या सुननी चाहिए, उन लोगों का समाधान करना चाहिए था, लेकिन ये इसमें वो विफल हुए। जिससे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इशाक आलम साहब जहाँ भी है और आगे जिस तरह के भी कदम उठाने वाले हैं पॉलिटिकल करियर को लेकर, उनके साथ उनके फॉलोवर हैं, उनके सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, तो मानिए कि अगर ये इंटरव्यू आपके चाहने वाले देखते हैं, आपके सपोर्टर देखते हैं, तो उनको कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे या फिर किसी और के भी फॉलोवर देखते हैं? क्योंकि बिना वर्करों का किसी पार्टी को मजबूत करना ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने फॉलोवर और सभी लोगों को कि हम लोगों को आइए आगे बढ़ के, हम लोगों को सीमांचल का विकास करना है। सभी पार्टियों को आपने देख लिया, आप एक बार MIM को आप इस बिहार में आप भरपूर मदद कीजिए, खास करके किशनगंज के आसपास के क्षेत्रों में भरपूर मदद कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह से हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों का पलायन को रोकने के लिए किस तरह से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और सभी लोगों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ MIM से जुड़े। एक आखिरी सवाल के ज़रिए मैं समझना चाहूँगा कि चुनाव है और आप मजबूत दावेदार भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से पार्टी के लिए और आला कमान को हर तरह से एहसास दिलाए कि इशाक आलम साहब काबिल है चुनाव लड़ने के लिए। तो आला कमान हमेशा आप पर कड़ी नज़र नहीं रखे हैं,
तो उनको कोई ख़ास मैसेज, मशवरा, राय देना चाहेंगे ताकि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आए तो सही डिसीजन, सही फैसला ले और यहाँ के लोगों के लिए हर तरह से भलाई हो सके। बिल्कुल, मैं अपने आला कमान से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के समस्याओं को उठाने के लिए और यहाँ की लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, और कुशल नेतृत्व ही हमारे विधानसभा में, और ईमानदार, चूँकि जो पार्टी में रह करके ईमानदारी के साथ आपके पार्टी को मजबूत करे और ईमानदारी के साथ आपके साथ रहे, वैसे ही लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाहिए चाहे पूरे बिहार के। क्योंकि पिछले दिनों हमारे 5 MLA जीते, लेकिन हम लोग वो सब इलेक्शन के टाइम में आए थे या कुछ दिन पहले आए थे, 1 साल 2 साल पहले आए थे, वो लोगों ने पार्टी का टिकट लिया और चुनाव जीते और वो पार्टी छोड़ के भाग गए। इसलिए हम लोगों को चिन्हित करके ईमानदार लोगों को, मजबूत लोगों को पार्टी से टिकट देना चाहिए ताकि वो ईमानदारी से पार्टी में रह करके ईमानदारी से लोगों का खिदमत कर सके। जैसे अभी आपने कहा कि 2020 के चुनाव में आप चुनाव से पहले पार्टी से जुड़े, टिकट लिए, चुनाव लड़े, जीते, लेकिन फिर बाद में जो है पार्टी छोड़ दिए। क्या इस तरह की गलती कहिए या फिर इस तरह की मिसमैनेजमेंट कहिए फिर से पार्टी की तरफ से होने की आशंका है या फिर सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल, इस बार कोई आशंका नहीं है। इस बार हम लोग वैसे ही लोगों को टिकट देंगे जो ईमानदारी से हमारी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और ईमानदारी से पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं कि कौन लोग हमारी पार्टी में जीतने के बाद या हारने के बाद भी मजबूती के साथ रहेंगे, रहते आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया।